वेलकम दोस्तों, आप सबों का आपके अपने चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज का सेशन जो है वो प्रैक्टिस सेशन का पार्ट 6 होने वाला है। इससे पहले 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार आप इस पार्ट में आए हुए हैं तो आप इससे पहले पांचों जो पार्ट मैंने आपको दिया है तो वो पांचों पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो आपको सीटेट के तैयारी में और भी ज्यादा बूस्टअप मिलेगा। तो दोस्तों आज हम लोग पहला सवाल शुरू करेंगे गणित के पैडागोजी से। दोस्तों आज का जो सेशन होने वाला है इसमें पैडागोजी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने पहला क्वेश्चन जान के लिया था कि देखें कि आप लोग का तैयारी इसमें किस तरह से है। और फिर कुछ वीडियो के बाद एक वीडियो ऐसा आएगा जिसमें कि गणित के पैडागोजी का कम से कम 25 से 30 बड़े बड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि यह न केवल संभव है वरन गणित का मनोविज्ञान में प्रयोग आवश्यक भी है। यह कथन किसका है? अगर आप में से किसी को इसका उत्तर आ रहा है तो आप जवाब दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये हर्बर्ट ने कहा था। हर्बर्ट ने कहा कि गणित के बारे में यह कहा इन्होंने कि यह न केवल संभव है वरन गणित का मनोविज्ञान में प्रयोग आवश्यक भी है। ठीक है, यह कथन किसका दोस्तों? हर्बर्ट का है। यह सवाल इसलिए मैंने आज लिया क्योंकि यह सवाल कई बार रिपीटेड है, कई बार कई टेट में दिया गया। हरियाणा टेट में, उत्तराखंड टेट में, सी टेट में, यूपी टेट में कई बार ये सवाल दिया गया, इसलिए सवाल मैंने आपके सामने आ रखा है। तो अब दोस्तों हम लोग फिर से वही सिलसिला शुरू करते हैं गणित का सवाल। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। यदि संख्या में 27 जोड़ दें तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो वह संख्या क्या है? दोस्तों इस सवाल को बनाने के लिए आप बस इतना दिमाग रखें कि इसमें जोड़ना क्या है और घटाना क्या है। जब भी आपको 2 अंकों से जुड़ा कोई क्वेश्चन दिया जाए और उसमें कुछ जोड़ने या कुछ घटाने के बाद बोले कि अंक आपस में पलट जाएं, तो आप केवल और केवल फोकस कहाँ करेंगे कि कितना जोड़ना है या तो कितना घटाना है। अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो बाकी दिए हुए सारे कंडीशंस अपने आप फॉलो कर जाएंगे। देखिए समझते हैं कि 27 जोड़ने के लिए हमको क्या टेक्निक अपनाना पड़ेगा इसमें। दोस्तों 27 अगर जोड़ें तो आप अगर इसमें 27 जोड़ेंगे, यहाँ भी 27 और यहाँ भी 27, बाय ऑप्शन ही चलना है इस क्वेश्चन में। 27 जोड़ो दोस्तों कितना बताइए? ये जगह 51 और ये दोस्तों कितना हो जाएगा? ये जगह 39। ये दोस्तों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 63 और ये तो कुछ और ही हो जाएगा 8 7 15 6, ये जगह 75। तो बताइए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि पहले जिस स्थिति में थी वह अपने आप को चेंज कर रहा है। तो देखिए 36 अपने आप को बिल्कुल जो है आपस में क्या कर रहा है? बदल रहा है। जो 3 दहाई पर था वो 3 अब इकाई पर है और जो 6 जो इकाई पर था वो कहाँ गया? दहाई पर। दोस्तों इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो बाकी कंडीशंस आपको कुछ भी उसमें करने काम नहीं है, सीधा आपका उत्तर आएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, क्या जोड़ना है या फिर क्या घटाना है जिससे कि मान आपस में बदल जाए। अब आप खुद भी चेक कर सकते हैं। क्या कहते हैं? इकाई का अंक, ये जो इकाई का अंक है दहाई के अंक का दुगुना। देखिए इकाई का अंक जो है वो दहाई से दुगुना है कि नहीं? 3 का डबल है कि नहीं? उस प्रकार से देखिए यहाँ पर भी देखिए ये भी डबल है, ये भी डबल है। तो अगर हम कंडीशन वाइज चलते, शुरुआत से कंडीशन वाइज चलते तो हम 3 ऑप्शन में फंसते। लेकिन अगर ये जोड़ और घटाने वाला कंडीशन अप्लाई किए तो केवल एक ही ऐसा ऑप्शन बाहर निकल रहा है जो हमारा उत्तर हो सकता है। वो कौन है? 36। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर है। ठीक है, तो जो तरीका हम आपको बता रहे हैं उस तरीका पे आप कोशिश कीजिए, अमल कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। आपका देखिए उत्तर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये जो सवाल आपके सामने है ये सवाल आपका एलसीएम चैप्टर में जो भिन्न का एलसीएम निकालना होता है उस टाइप से जुड़ा हुआ है। दोस्तों भिन्न का एलसीएम आप लोग पढ़े होंगे और जो हमसे क्लास किए हुए हैं चाहे वो यूट्यूब पर हो या फिर मेरे क्लास में, वो इसको भली भांति जानते होंगे कि भिन्न का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। देखिए लघुत्तम समवर्तक क्या हो गया? एलसीएम। तो जब भी भिन्न का एलसीएम निकालने बोले तो ऊपर जो मान दिया गया है उसका हम एलसीएम निकालेंगे और नीचे जो मान दिया गया है उसका क्या निकालेंगे दोस्तों? एचसीएफ निकालेंगे। समझिएगा ध्यान से। तो 2 3 4 और 9 ऊपर जो मान है उसका क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तो इन चारों का एलसीएम निकालने के लिए आपको हम टेक्निक सिखा चुके हैं। आप लोग जो हमसे क्लास किए उसको पता होगा दोस्तों कौन सा विधि? असली विधि।
दोस्तों तो इसमें क्या करना है, सबसे जो बड़ा वाला मान है उसको आप क्या करेंगे, सबसे अलग कर लेंगे और मान लेंगे कि 9 ही क्या है, 9 हमारा एलसीएम है। क्या 9 2 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, तो 2 यहां पे हमको देना होगा, इसका काम तमाम। ध्यान रखिए दोस्तों कि जो भी अंक से यहां जो आप बड़ा मान मान रहे हैं, अगर वो उससे नहीं कट रहा हो तो आप उस संख्या को उसमें आके गुना करना होगा। क्या 3 से 9 कट जा रहा है? कट जा रहा है, तो हम इसमें कोई भी चीज 3 का अंक गुना इसमें नहीं करेंगे। क्या 4 से देखिए यहाँ पे कुछ हिस्सा है, 4 का कोई हिस्सा कटता है, तो 4 का एक हिस्सा यहाँ पर है 2, लेकिन एक तो 2 और मिसिंग है। अगर एक तो 2 और हो जाता तब ये 4 होता, तो इसको हम कर देंगे, एगो 2 और दे देंगे। अब देखिए 2 और 2 4 मिल गया, इसका भी काम तमाम। यानी कुल मिलाकर के आपको ये समझना है कि जो बड़ा मान आप जब मान लेते हैं तो उसके बाद जो भी संख्याएं या अंक बच जाते हैं उसे हमको ढूंढना है कि क्या यहाँ पर 2 था। देखिए क्या यहाँ पर 2 था? नहीं है। 9 में 2 होता है? नहीं। तो 2 को हम क्या किए बताइए, गुना कर दिए। क्या 3 यहाँ पर है? बिल्कुल। 9 में 3 है, तो 3 को हमको गुना करने की आवश्यकता नहीं है। क्या 4 यहाँ पर है? तो 4 का दोस्तों केवल 2 हमको दिख रहा है, 9 में तो 2 होता ही नहीं है, तो 4 में 2 ठो 2 होता, हमको एक ही को दिख रहा है, एक और 2 हमने दे दिया तो 4 बन गया। 9 गुने 4 दोस्तों कितना हुआ? 36, ऊपर 36। अब ध्यान दीजिएगा 3 5 7 और 13 ये चारों के चारों क्या दोस्तों, आभास संख्याएं हैं। तो आभास संख्याएं किसी भी अंक से नहीं कटती हैं, तो आभास संख्याओं बस एक ही कॉमन रहता है, वो क्या है? 1। क्योंकि इस दुनिया में सभी आभास संख्याएं 1 से जरूर कटेंगी, तो इसके नीचे क्या लेंगे दोस्तों? 1, क्योंकि एचसीएफ क्या दोस्तों होगा? एचसीएफ दोस्तों होगा 1। तो ऊपर में तो एलसीएम निकाल लिया और नीचे एचसीएफ 1, तो 36/1 दोस्तों क्या होता है? 36। इस सवाल को आप बढ़िया से सेट कर लीजिए माइंड में, क्योंकि सीटेट ये सवाल भिन्न वाला एलसीएम एचसीएफ खूब पूछता है दोस्तों। अगर इसी में ऐसा होता है कि हमको एचसीएफ पूछ रहा होता, एलसीएम ना पूछ के एचसीएफ पूछता, तो एचसीएफ में क्या करते? ऊपर के मान को एचसीएफ और नीचे उसका ठीक उल्टा एलसीएम कर देते। तो आपको याद रखना बस इतनी बात कि अगर यदि भिन्न में एलसीएम पूछे तो ऊपर का एलसीएम नीचे एचसीएफ, अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी आप चाहें तो हमारा एलसीएम एचसीएफ का वीडियो, उसका हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसका आप जाके पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपका एलसीएम एचसीएफ कभी कोई दिक्कत आपको नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये जो सवाल आपके सामने रखा गया है, ये सवाल आप कह सकते हैं कि क्षेत्रमिति से भी जुड़ा हुआ है और ये परसेंटेज से भी जुड़ा हुआ है। अगर हमसे पूछा जाए तो ये सवाल एक्चुअली में जो है वो जुड़ा हुआ है प्रतिशत से। देखिए क्या कहता है सवाल, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20% बढ़ाई गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वर्ग क्या होता है। तो एक ऐसी आकृति दोस्तों जिसके सभी भुजाएं आपस में क्या हो, समान हो, और आपस में समान होने के साथ साथ उसके सभी कोण क्या हो, 90 डिग्री के हों, इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, वर्ग कहेंगे। अब सोचिए कि इसके भुजा को आप बढ़ा दिए कितना %, 20%। दोस्तों लंबाई भी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, चौड़ाई, क्योंकि हमको ये नहीं कहा गया दोस्तों कि लंबाई बढ़ाया गया कि चौड़ाई बढ़ाया गया, क्या बोला गया, प्रत्येक भुजा की लंबाई। प्रत्येक भुजा मतलब लंबाई भी बढ़ाई गई और चौड़ाई भी बढ़ाई गई। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जो देखिए, अब जो बनेगा आपका वर्ग जो बनेगा वो इतना बड़ा बनेगा, ठीक है, इतना बड़ा बनेगा। तो आप सोच सकते हैं कि पहले का जो एरिया था और अब जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया में बिल्कुल क्या है, बढ़ोतरी हुआ है। तो वही पूछ रहा कि आखिर कितनी वृद्धि हुई है, कितना % का वृद्धि हुआ है। तो इसके लिए आपको एक टेक्निक सिखाते हैं, आप उस टेक्निक को याद रखिएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। और वो टेक्निक है +-a +-b +-ab/100। दोस्तों a और b क्या है, वो है प्रतिशत। हम यहाँ प्रत्येक भुजा मतलब लंबाई मान लेंगे 20% और चौड़ाई भी क्या मान लेंगे 20। ये देखिए ये चौड़ाई है और ये क्या है, लंबाई है। तो दोनों जब बढ़ाई गई है तो प्लस करेंगे, बढ़ाने में घटाने में करेंगे माइनस। तो पहली बार बढ़ा तो 20, फिर से बढ़ाया गया 20 और प्लस प्लस प्लस। दोस्तों यहाँ का जो चिन्ह आएगा, यहाँ का चिन्ह इन दोनों चिन्ह को गुना करने से मिलेगा आपको। तो प्लस 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 और 20 गुने 20, क्योंकि a गुना b है और नीचे 100 करेंगे तो यहाँ से काटेंगे, डबल जीरो कट जाएगा, 20 20 40 40 और 4, तो आपका उत्तर दोस्तों आ जाएगा 44%।
तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें बढ़े या घटे तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें आयत का दिया रहे तो आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, तो लंबाई बोलेगा 10% बढ़ाया, चौड़ाई बोलेगा 5% बढ़ाया, या फिर 5% कम कर दिया, तो भी आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। जिसमें बढ़ाया हुआ रहेगा उसको प्लस, जिसे माइनस किया रहेगा, जिसको कमी किया रहेगा उसको कर देंगे आप माइनस। ठीक है, ऐसा सवाल भी आपको आगे मिलेगा, फिर आपको बनाकर दिखाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये सवाल आपका जो है एकीक नियम से कह सकते हैं, या फिर ये सवाल आपका टाइम एंड वर्क एक चैप्टर है आपका, इसमें समय काम कहते हैं, उस चैप्टर से भी जुड़ा हुआ है, तो आप उसे इस हिसाब से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि एक छात्रावास में 40 छात्रों के लिए 30 दिन की भोजन सामग्री है तो 60 छात्रों के लिए यह सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। दोस्तों इसमें आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहे हैं, आप उसे ध्यान रखिएगा हमेशा। M1 D1 इंटू H1 बटे वर्क 1 बराबर M2 D2 गुने H2 बाय वर्क 2। दोस्तों इसमें M क्या है, आदमी की संख्या, D क्या है, दिन की संख्या, H क्या है, कितने घंटे प्रतिदिन काम करेगा उसकी संख्या, और W क्या है, काम की संख्या। तो दोस्तों कई बार आपको सवाल अगर थोड़ा और भाष करना चाहे, जैसे कि यूपी टेट का क्वेश्चन अगर देख ले हम, या झारखंड टेट या बिहार टेट का क्वेश्चन देख ले, तो उसका क्वेश्चन थोड़ा सा सी टेट के मुकाबले थोड़ा भास्ट होता है। तो उसके सवालों में आपको ये जो फॉर्मूला है ये काम आ सकता है। तो फिलहाल तो हमारे पास क्या है, आदमी की संख्या और दिनों की संख्या, और क्या बोल रहा है, कोई खाना के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको वर्क तो कुछ दिखा नहीं, आवर यानी कि कितने घंटे काम कर रहा है वो दिखा नहीं, तो इन सबको हम हटा के काम करेंगे। 40 छात्र 30 दिन में वो पूरा खाना खाएंगे, तो बोल रहा है कि 60 छात्र के लिए कितना सामग्री चाहिए कि कितने दिनों के लिए पर्याप्त हो सकता है। तो 30 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 20 बार में, तो बोलिए यहाँ पे जो D2 आप रखे हुए हैं उसका मान कितना निकल रहा है बताइए, 20। दोस्तों ये जितना भी आपका H और वर्क है ये सब हटा दिए हमने, क्योंकि ये मान आपको दिया ही नहीं है, तो इसको हटा देना है, बाकी खाली वैल्यू पुट करना। पहले कितना आदमी है, 40, क्या दिन के लिए काम होने वाला है, 30। फिर कहता है कि 60 को छात्र चाहिए, तो कितने दिन तक वो खाना चलेगा, बस खाली फिट कर देंगे, और हमारा आंसर कितना आ रहा है, 20 दिन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको बहुत काम देने वाला है, कई बार आपको इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों ये जो सामने आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, बस ये एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि क्या आपको इतनी भी बेसिक ज्ञान आपको आता है कि नहीं आता है, क्योंकि भाई मास्टर बनना है तो मास्टर के लिए कम से कम बेसिक ज्ञान तो जरूरी है। ठीक है, यहां देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे छोटी आभास संख्या 0 1 2 3। दोस्तों जो भी स्टूडेंट आभास संख्या में कभी कोई दिक्कत होता है तो आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। आभास संख्या में कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए और इसमें बताए हुए जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उसको आप लिख भी लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि आभास संख्या क्या होता है। देखिए आभास संख्या वह होता है जो या तो स्वयं या तो 1 से विभाजित हो। इस दुनिया में कोई भी ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से कटे या तो खुद से कटे उसे हम क्या बोलते हैं, आभास संख्याएं। जैसे 2 3 5 7 11 13 आगे डॉट डॉट डॉट। 9 दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है वो 1 से भी कटेगा 3 से भी कट जाएगा और 9 से तो कटेगा ही कटेगा। तो केवल 1 से कटना चाहिए और स्वयं से कटना चाहिए। अब दोस्तों भाज्य क्या होगा वो देखिए, भाज्य होगा कि स्वयं से भी कटे, 1 से भी कटे और अन्य से भी कटे। अन्य मतलब खुद और 1 के अलावा किसी और से भी कट जाए। देखिए 4 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कट जाएगा। 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से भी कट जाएगा। 8 दोस्तों 1 से कटेगा, 2 से, 4 से, 8 से, सबसे कटेगा। 9 का भी वही हाल है, 10 12 इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं तो कई भाज्य संख्याएं आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों एक होता है सह अभाज्य, एक होता है सह अभाज्य। दोस्तों सह अभाज्य उसे कहते हैं कि वैसे 2 अभाज्य संख्याएं जो कि आपस में कॉमन यानी HCF आपको 1 देता हो। आप कोई भी अभाज्य संख्या उठा लीजिए, मान लीजिए कि 3 और आपका 7 उठा लिए। देखिए 3 और 7 क्या दोस्तों दोनों क्या है, अभाज्य है।
3 भी अभाज्य और 7 भी क्या है, अभाज्य हैं। दोनों को एक साथ ले आए तो क्या हो गया, सह अभाज्य। आप इसको सिंपल भाषा में समझिए, सह मतलब दोस्तों क्या होता है, साथ। आप बोलते हैं सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाला, सहकर्मी साथ में काम करने वाला, ठीक है। तो सह जहां लग गया मैंने हो गया साथ। तो अगर ये अकेला 3 होगा तो ये आभास संख्या होगा, ये सह नहीं होगा, साथ नहीं होगा। इसके साथ एगो और आभास संख्या आ जाएगा तो क्या जगह, सह आभास संख्या। सह मतलब साथ में आभास संख्या। जैसे आप ले लीजिए 13 और 17, ये दोनों दोस्तों क्या है, सह अभाज्य है। अब आप बताइए 15 आभास संख्या की भाज्य संख्या, उल्टा नहीं बोलिएगा, भाज्य संख्या होगा, अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 15 1 से भी कटता है, 3 से भी, 5 से भी, 15 से भी कटता है। तो मैंने क्या सिखाया, स्वयं से भी कटे, 1 से भी कटे और अन्य से भी कट जाए उसे हम भाज्य कहते हैं, और अभाज्य उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे और केवल 1 से कटे, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा हो कि सर ये एक जो है, क्या एक खुद में भाज्य और अभाज्य है कि नहीं। तो पहले आप इन दोनों को जरा समझिए कि अभाज्य होने के लिए कम से कम 2 कंडीशन और भाज्य होने के लिए 2 से ज्यादा कंडीशन। तो क्या एक को हम लिख सकते हैं कि एक 1 से कटता है और एक स्वयं से, तो स्वयं भी तो एक ही हो जाएगा। तो क्या इसमें 2 कंडीशन देखने को मिल रहा है कि एक कंडीशन देखने मिल रहा है, इसमें हमको एक ही कंडीशन देखने मिल रहा है। जब स्वयं बोलेंगे तो भी 1 होगा और 1 से बोलेंगे तो भी 1 होगा, इसलिए एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जबकि 1 जो है वो विषम संख्या है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी संख्या जो 2 से नहीं कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो 1 दोस्तों क्या होगा, विषम संख्या होगा। और अगर आप अभाज्य संख्याओं में ध्यान देंगे तो अगर 2 से शुरू करेंगे तो आपको 2, 3, 5, 7, 11, 13 सब क्या मिलेंगे, अभाज्य संख्याएं मिलेंगे। लेकिन इन सारे अभाज्य संख्याओं में से केवल 2 ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। सम मतलब 2 से कटने वाला, तो 2 तो 2 से कटेगा ही, तो वो सम हुआ कि नहीं। इसलिए 2 का नाम एक और इसका नामकरण होता है, इसको बोलते हैं सम अभाज्य संख्या। क्या दोस्तों, सम अभाज्य संख्या। देखिए इसका 2 नाम हो गया। एक तो हो जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में से सबसे छोटी है और ये छोटी होने के साथ साथ ये सम भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सम अभाज्य संख्या। अब आप उत्तर दीजिए, इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये सवाल छोटा है, लेकिन इसके बारे में जो जानकारी मैंने दिया उसे आप अच्छे से रखिए, बढ़िया से माइंड में सेट रखिए, क्योंकि यहाँ से सवाल आपको कई बार देखने को मिलता है। और सोचिए ये सवाल बहुत पुराना नहीं, 2021 में ही लिए हुए आपका हरियाणा टेट का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो अब बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये सब क्वेश्चन पूछना अब बंद हो गया, बिल्कुल सवाल अभी भी सब आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये सवाल जो है आपका ज्यामिति का बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। कहता है निम्नलिखित मापों में कौन त्रिभुज का निर्माण कर सकता है। और दोस्तों ये भी सवाल 2021 में ही पूछा गया, उत्तराखंड टेट का क्वेश्चन है। तो आप पहले समझिए कि ये सवाल ये पूछने का पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। आपको ये जानना चाह रहा है आपसे कि भाई त्रिभुज के बारे में बेसिक सा नॉलेज आपको है कि नहीं। देखिए त्रिभुज में क्या होता है कि 3 ठो भुजाएं होता है, मान लीजिए ए, बी और सी। तो इसमें से किसी भी 2 को आप जोड़िएगा तो वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। जैसे बी और सी को जोड़िएगा तो ए से बड़ा होना चाहिए, सी और ए को जोड़िएगा तो ये जो आपका बी से बड़ा होना चाहिए। यानी त्रिभुज के 3 जो भुजाएं होंगी उसमें से किसी भी 2 को जोड़ोगे तो वो तीसरा से बड़ा होना चाहिए। देखिए 3 और 2 5 अगर हम जोड़ेंगे तो ये 6 से छोटा हो गया, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। 3 और 4 7, 7 देखिए 6 से बड़ा है, वेरी गुड। 4 और 6 10, 10 देखिए बचा हुआ 3 से बड़ा है, ठीक है। और उसके बाद अगर यदि इसको हम आपको दिखा दे, देखो कि 3 जोड़ 4 अगर हम जोड़ेंगे तो ये किससे बड़ा हुआ, जो बचा हुआ उससे बड़ा हो गया। अगर हम 4 जोड़ 6 तो बचा हुआ कौन था 3, उससे देखिए बड़ा मिला आपको। और अब कौन बचा 3 जोड़ 6, अगर 3 जोड़ 6 करेंगे देखिए ये 4 से बड़ा हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर बी ऐसा दिया हुआ मान जो कि तीनों कंडीशन को फॉलो करता है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन बी नंबर का मान जो है 3 4 6 ये एक त्रिभुज का निर्माण कर सकता है, ठीक है। बाकी कोई भी निर्माण नहीं कर पाएगा, क्योंकि जोड़ने पर देखिए 3 जोड़ 4 7, 3 जोड़ 4 कितना हुआ 7, तो बचा हुआ कौन है 7, दोनों बराबर हो गया। बराबर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, बना सकते हैं।
तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज में किसी भी दो भुजा को जोड़ोगे तो जो बाकी एक भुजा रह गया उससे बड़ा मान आना चाहिए। अगर ऐसा है कंडीशन, तभी वह जो मान दिया हुआ रहेगा भुजाओं का, वही आपका त्रिभुज का निर्माण कर सकता है, वरना नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ऐसे चैनल के साथ बने रहिए। और दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचाया जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।